बद्रीनाथ धाम पहुंची एसआईटी की टीम। एक बार फिर एसआईटी की ओर से किया गया मंदिर परिसर का निरीक्षण। एसआईटी को सौंपे गए दस्तावेज। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर सियासत हाई। महेंद्र भट्ट बोले, कार्यक्रम की नहीं थी जानकारी, प्रशासन ने दिया वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने पर भड़की कांग्रेस। परेड ग्राउंड पहुंचकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। पीएम आवास योजना में देरी पर सख्ती, 15 अगस्त तक काम पूरा करने के निर्देश। धीमी प्रगति पर अधिकारियों को दी गई चेतावनी। और बद्रीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बद्री विशाल की दर्शन। व्यवस्थाओं पर प्रशासन मंदिर समिति की नजर। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे ले चलते आपको चमोली, जहां सेवा सुशासन समर्पण थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यालयों पे चक्कर न लगाने पड़े, इसलिए भाइयों बहनों ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। क्योंकि हमारी सरकार केवल एसी कमरों में बैठकर नीतियां नहीं बनाती, बल्कि सरकार तो जनता के द्वार जाकर जनता के काम करने पर विश्वास करती है, उनकी समस्याओं का समाधान करने पर विश्वास करती है। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में सेवा सुशासन और समर्पण के 5 वर्षों का कालखंड पूरा हुआ है और इन 5 वर्षों की उपलब्धि का उत्सव हम किसी बंद कमरे में बैठकर नहीं, बल्कि हमारी सरकार जनता के बीच आकर सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। हर जरूरतमंद तक प्रशासनिक विभाग पहुंच रहे हैं, सरकार के लोग पहुंच रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस पखवाड़े के तहत अकेले चमोली जनपद में अभी तक 13 भव्य शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 4700 से अधिक आज के शिविर को छोड़कर, आज मुझे लगता है कई हजार आप सबकी उपस्थिति के कारण से इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। और अभी तक 752 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें से 683 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 2500 से अधिक लोगों को सीधे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उन योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि ये प्रदेश की बदलती हुई कार्य संस्कृति है। जनता की समस्याओं को जनता के बीच पहुंचकर दूर करने का संकल्प का एक प्रतीक है। हमारा बहुत स्पष्ट मत है, मेरा ऐसा मानना है कि विकास की रोशनी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक और पहाड़ के सबसे आखिरी गांव तक पहुंचनी चाहिए। और जब तक ये नहीं पहुंच जाती, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा, यही 2022 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी जनपद के बाबा बद्री विशाल के बैकुंठ धाम जिसको कहते हैं, उस स्थान से माड़ा गांव, जिस गांव को भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, वहीं पर उन्होंने उद्घोष किया था कि अब माड़ा गांव और माड़ा गांव जैसे जो सीमांत के गांव हैं, अब वो अंतिम गांव नहीं होंगे, बल्कि वो भारत के पहले गांव होंगे। भाइयों बहनों, और तब से हमने इसको सिरोधार्य करते हुए पहले गांव के रूप में इनका विकास करने का मंत्र लिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से एक बात उनके मुंह से निकली थी, और उन्होंने इस बात का हर एक जगह पर उल्लेख किया कि जब वो दर्शन करके बाबा के निकले, उनके मुंह से निकला कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, बाबा केदार के आदम से निकला प्रधानमंत्री जी का ये कथन, ये कोई सामान्य वक्तव्य नहीं था, ये सामान्य वाक्य नहीं था, बल्कि देवभूमि की मिट्टी और यहाँ के लोगों की ताकत पर उनका अटूट और पवित्र भरोसा था। और हमारी सरकार का संकल्प है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शब्दों को कहा गया है, उन शब्दों को चरितार्थ जब तक हम नहीं कर देते हैं,
तब तक हम निरंतर कार्य करते रहेंगे, निरंतर अनवरत रूप से अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। निरंतर चलते रहना है, निरंतर कार्य करता रहना है और उसी का परिणाम है। आज देखिए चारों तरफ दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड राज्य आज अनेक उपलब्धियों का साक्षी बना है जिन्हें पहले के समय में असंभव माना जाता था। जिन कामों को करने की कभी पहले उन सरकारों में कल्पना नहीं कर सकते थे, आज वो काम धरातल पर हकीकत बनकर चमक रहे हैं। और जो लोग कहते थे कि उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहां खड़ा हो पाएगा, लेकिन आज हमारी ये डबल इंजन सरकार की ताकत है भाइयों बहनों कि पहली बार उत्तराखंड की पावन धरती पर G20 जैसी बैठकें, विश्व स्तर की बैठकों का सफल आयोजन हुआ और दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज देशों के लोगों ने हमारी देवभूमि को, यहाँ की संस्कृति को नमन किया है। इतना ही नहीं, पहली बार देवभूमि उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और हमारे खिलाड़ियों ने भी आगे बढ़ चढ़कर हमारे राज्य का नाम रोशन किया और 103 पदक जीतकर पूरे भारत के अंदर हमारे उत्तराखंड के राज्य को चमकाने का काम किया भाइयों बहनों। देवभूमि को खेल भूमि की ओर भी बढ़ाने का काम किया। पहली बार राज्य के अंदर शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की और उसका एक बड़ा प्रभाव आज दिखाई दे रहा है। लाखों की संख्या में शीतकाल में भी पर्यटक हमारे राज्य के अंदर आ रहे हैं और हमारे होटल व्यवसायी, टैक्सी संचालक, दुकानदारों की आजीविका 365 दिन चलने का एक कार्य प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, पहले लोग कहते थे कि पहाड़ों में निवेश कौन करेगा, यहाँ फैक्ट्रियां कौन लगाएगा। हमने उनके इस भ्रम को भी तोड़ने का काम किया है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो कोई काम असंभव नहीं है। राज्य के इतिहास में पहली बार 3,75,000 करोड़ का जो MOU हुआ, उसमें भी 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतरना प्रारंभ हो गया है भाइयों बहनों। इसकी शुरुआत हो गई है। डबल इंजन सरकार की नीयत साफ है, इसलिए नीति भी रंग ला रही है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। पिछले 1 वर्ष में हमारी GSDP में 7.23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है, जबकि राज्य का बजट बढ़कर 1 लाख करोड़ को भी पार कर गया है। वहीं प्रदेश में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं। वहीं जो हमारे नौजवान युवा जिनके अंदर प्रतिभा क्षमता है, हमने उनको प्रोत्साहित किया और स्टार्टअप के क्षेत्र में उनकी संख्या पहले 700 हुआ करती थी, आज वो बढ़कर 1700 से अधिक हो गई है। भाइयों बहनों, पर्यटन स्वरोजगार को लेकर जो नीतियां हमने बनाई, उसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। आज होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। होम स्टे हमारे 50% से अधिक बढ़ गए हैं। तेज संख्या में आज होम स्टे का चलन हमारे राज्य के अंदर बढ़ता जा रहा है और इसी का नतीजा है कि जो पहले हम एक बात हमारे लिए चुनौती होती थी कि हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे युवा रोजगार के लिए बाहर जा रहे थे, बड़ी संख्या में पलायन कर रहे थे। आ रहे हैं चमोली से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे तमाम जो नियम कानून बनते हैं, जो भी बातें होती है, जो भी योजनाएं बनाई जाती है, वो AC के कमरों में बैठकर नहीं बनाई जाती है। इसके साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ आपको बताते चले कि राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस के प्रारंभिक आवेदन में राहुल गांधी के कार्यक्रम का उल्लेख नहीं था। उन्होंने बताया कि परेड ग्राउंड में पहले से आयोजित लोक संवर्धन पर्व की अवधि बढ़ाई गई है, जिसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस का कार्यक्रम रोकने का आरोप निराधार है और सभी राजनीतिक दलों को प्रशासनिक व्यवस्थाओं और नियमों का पालन करना चाहिए। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर तमाम बातों का जिक्र करते हुए महेंद्र भट्ट नजर आए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
आपको बताते चले कि बीजेपी ने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तमाम बातों का जिक्र किया। प्रशासन ने दिया वैकल्पिक स्थल देने का प्रस्ताव। इसके साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आए। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के प्रारंभिक आवेदन में राहुल गांधी के कार्यक्रम का उल्लेख नहीं था। उन्होंने बताया कि परेड ग्राउंड में पहले से आयोजित लोक संवर्धन पर्व की अवधि बढ़ाई गई है, जिसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस का कार्यक्रम रोकने का आरोप निराधार है। देखिए 17 तारीख का कांग्रेस का घिसा पिटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की, प्रतिभागी पहले से तय है, उत्तर भी पहले से तय है। इसलिए इस प्रकार का ड्रामा करने के लिए जो राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं उसका कोई असर उत्तराखंड में पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जनता बुद्धिजीवी है, वो जानती है कि चुनाव वर्ष में इन कार्यक्रमों का क्या हर्ष होता है। कांग्रेस हर बार चुनाव के समय गुमराह करने के लिए उत्तराखंड आती है। इस बार जनता उनको तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तमाम बातों का जिक्र किया। कांग्रेस पर जमकर बस्ती कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। बीजेपी ने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तमाम बातों का जिक्र किया। और ज्यादा जानकारी के लिए स्मिता हमारे साथ जुड़ रही है। स्मिता, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हालांकि देखिए कई बड़े आरोप लगाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, सभी को सिरे से खारिज कर दिया है। बिल्कुल, कांग्रेस में जिस तरह से आरोप लगाए थे, क्योंकि 17 तारीख को जो है सपना आपको बता दें, राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने के लिए देहरादून आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने परेड ग्राउंड में परमिशन मांगी थी कार्यक्रम की, जिसको प्रशासन ने हालांकि मना कर दिया था। लेकिन इस पर जब बीजेपी की बात की जाए तो महेंद्र भट्ट का साफ कहना था कि राहुल गांधी यहाँ पर छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एक जगह ही क्यों चुनी, एक जगह के छात्र ही क्यों चुने। उन्होंने कहा है, उनका साफ कहना है कि वो इस सिर्फ एक रणनीति कर रहे हैं, जीत के लिए एक जुमला उनका है वो उन्होंने तैयार किया है। और इस तरह से वो लोगों के या जनता पर अपना भरोसा नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि जनता कांग्रेस की हकीकत जानती है, कांग्रेस ने किस तरह का विकास किया है ये जनता जानती है। तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, उनका ये शो फ्लॉप ही होगा। वो चाहे छात्रों से संवाद कर ले या जमीनी स्तर पर आ जाए, लेकिन जनता कांग्रेस की सच्चाई और राहुल गांधी की सच्चाई जानती है, जिसके चलते उनका ये कार्यक्रम बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। बिल्कुल, महेंद्र भट्ट के इस प्रतिक्रिया के बाद क्या अभी विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जब महेंद्र भट्ट ने देर रात ही अपना बयान जारी किया, जब उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पर कही, तो उसके बाद विपक्ष ने भी इन पर जोरदार हमला किया। विपक्ष का कहना है कि अब बीजेपी जो है वो राहुल गांधी के शो से डर रही है। राहुल गांधी प्रदेश में आ रहे हैं, जिसके चलते अब बीजेपी जो है वो घबरा गई है, उसे अपनी हार दिखाई देने लगी है, जिसके चलते वो इस तरह की आरोप जो है, इस तरह की जो बयानबाजी है वो करने लगी है। और उन्होंने अभी तक प्रदेश में कोई काम नहीं किया है। जिस तरह की व्यवस्थाएं हमने देखी, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षा हो, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को घेरा। महेंद्र भट्ट पर भी ये बात कही गई कि आपकी सरकार ने क्या किया, महिला सुरक्षा को लेकर आपकी सरकार कितनी सचेत है, ये सभी जानते हैं। तो इस तरह की जो बयानबाजी है अब वो शुरू हो गई है। लेकिन देखना दिलचस्प है कि 17 तारीख को जब राहुल गांधी प्रदेश में आ रहे हैं तो कांग्रेस कितनी रैली जुटा पाती है, कितनी भीड़ आ पाती है और इसका असर कितना होता है, और बीजेपी इस पर से क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम में एसआईटी की टीम ने पहुंचकर मंदिर परिसर समेत विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। शासन स्तर पर गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित एसआईटी टीम ने मंदिर परिसर, सीसीटीवी रूम, थाली गणना रूम सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की बारीकी से जांच की। बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रामगढ़ ने बताया कि टीम द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज और जानकारियां उपलब्ध करा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि एसआईटी की ओर से भविष्य में मांगी जाने वाली अन्य जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। टीम के निरीक्षण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया जारी है।
तो एसआईटी की टीम बद्रीनाथ पहुंची हुई है। मंदिर परिसर और सीसीटीवी रूम की जांच की जा रही है। बीकेटीसी ने सारे दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं और इसके बाद अब एसआईटी की जांच लगातार सक्रिय हुए। बद्रीनाथ धाम पहुंची हुई है। सीसीटीवी रूम की जांच की जा रही है, मंदिर परिसर की जांच की जा रही है और ऐसे में तमाम जो जरूरी दस्तावेज हैं बीकेटीसी ने एसआईटी को दे दिए हैं और जांच प्रक्रिया लगातार तेज गति के साथ किया जा रहा है। अब देखना होगा कि एसआईटी के इस जांच में क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं, लेकिन इस बीच तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां एसआईटी की टीम बद्रीनाथ पहुंची हुई है। तमाम सीसीटीवी कैमरेज खंगाल रही है और देखना होगा कि क्या कुछ से देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है और साथ ही साथ लगातार टीम के निरीक्षण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर यह प्रक्रिया जारी है। स्तर से जो 3 सदस्यीय माननीय कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में एक टीम बनी है, आज बद्रीनाथ में सुबह आई थी और हम जो टीम है उनके द्वारा हमारे पूरे परिसर में चाहे गर्भगृह हो, चाहे सीसीटीवी केंद्र हो, चाहे थाली भेंट का जो गणना केंद्र हो और उसके अलावा भी चारों ओर निरीक्षण किया गया, ऑब्जर्व किया गया और जो चीज़ें हमसे जानकारी ली गई वो जानकारी मौके पे भी ली गई और कुछ डाटा जो है मांगा गया तो उनको हम जल्दी उपलब्ध करा देंगे। और बद्रीनाथ धाम की यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। मानसून की दस्तक के बावजूद यात्रा मार्गों की स्थिति बेहतर बनी हुई है और श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी भी तरह की बड़ी परेशानी नहीं हो रही है। बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रागड़ ने बताया कि इस वर्ष अब तक 14,85,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन और बीकेटीसी की व्यवस्थाओं के चलते यात्रा बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। तो मॉनसून के बीच यात्रा सुचारू रूप से जारी है। बद्रीनाथ धाम को लेकर उत्साह लगातार बरकरार है और श्रद्धालु लगातार काफी संख्या में बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। 14,85,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन कर लिए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। मानसून के बीच यात्रा सुचारू रूप से जारी है और ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। दूर दूर से सभी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही अब तक 14,85,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए हैं। तो मानसून के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार पर्यटकों की संख्याओं में इजाफा हो रहा है और अब तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। इस वर्ष की जो तस्वीर आप यात्रा तक है वो बड़े अच्छे ढंग से चल रही है। अभी भी मानसून भले ही आ गया है लेकिन हमारी जो सड़कें हैं अभी ठीक हैं और लगातार हमारे यात्रीगण आ ही रहे हैं। और अभी तक जो है हमारे बद्रीनाथ धाम में लगभग 14,85,000 के लगभग यात्रियों ने दर्शन कर दिए हैं और सभी दर्शनार्थी आराम से आ रहे हैं, अभी इस समय दर्शन कर रहे हैं और सभी खुश हैं। और देहरादून में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा बैठक में सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार ने धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर हुई बैठक में सभी विकास और कार्यदायी संस्थाओं को 15 अगस्त 2026 से पहले निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि गरीबों को समय पर आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तय समय सीमा के तक कार्य पूरे नहीं होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और साथ ही अधिकारियों को नियमित निगरानी और लाभार्थियों को समय पर मकानों का कब्जा दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
तो धीमी प्रगति पर अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। समय सीमा तक काम अगर नहीं होगी तो बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पीएम आवास योजना में देरी पर इस वक्त सख्ती बरती जा रही है, जहां 15 अगस्त तक काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और अगर समय सीमा के भीतर काम पूरा नहीं किया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। तो धीमी प्रगति पर सख्त चेतावनी दी गई है। समय सीमा के भीतर काम करने की बात कही गई है। पीएम आवास योजना में देरी पर सख्ती जताई जा रही है, जहां 15 अगस्त तक काम को पूरा करने के साफ निर्देश दिए गए हैं और अगर समय पर काम पूरा नहीं होता है तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वही देहरादून में नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत रहे। इस दौरान ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्रवाह बढ़ाने पर पैनल चर्चा हुई और कृषि सहकारिता स्वयं सहायता समूहों और इसके साथ ही साथ कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े उत्कृष्ट हितधारकों को सम्मानित किया गया। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक पंकज यादव ने बताया कि वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड में 5061 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई, जो पिछले वर्ष से 19% अधिक है। वही कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन पर भी जोर दिया गया। और उत्तराखंड सरकार की गेम चेंजर योजना के तहत निःशुल्क नोटबुक वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड से किया। इस योजना के अंतर्गत सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क नोटबुक उपलब्ध कराई जाएंगी। देहरादून जनपद में करीब 4,70,000 जबकि पूरे प्रदेश में लगभग 35 लाख नोटबुक वितरित किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी तक आवश्यक अध्ययन सामग्री पहुंचाकर गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में छात्राओं की प्रतीकात्मक रूप से नोटबुक भी वितरित की गई। तो निःशुल्क नोटबुक योजना का देखिए यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। विद्यार्थियों को 35 लाख नोटबुक मिलेंगी, जो कि एक सराहनीय पहल के तौर पर भी बताई जा रही है, जहाँ शिक्षा मंत्री सभी को नोटबुक बांटी है और सभी छात्र छात्राएं यहाँ नोटबुक पाते हुए नजर आए। छात्र हितैषी शिक्षा पर लगातार सरकार जोर दे रही है। निःशुल्क नोटबुक योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत तमाम छात्र छात्राओं को यहाँ पर निःशुल्क नोटबुक उपलब्ध कराया जाता है। और सचिवालय में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सेतु आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शत्रुघ्न सिंह से शिष्टाचार भेंट की है और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, क्षमता विकास और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी जानकारी दी। उन्होंने बाढ़ प्रबंधन एसओपी, शीतलहर प्रबंधन एसओपी, एयर रिक्वेशन एंड एसओपी, आपदा प्रबंधन हस्त पुस्तिका और राज्य आपदा प्रबंधन योजना की प्रति या भेंट की है। शत्रुघ्न सिंह ने यूएसडीएम के प्रयासों की सराहना की है और सराहना करते हुए इन्हें राज्य के लिए उपयोगी बताया है। तो संस्थागत क्षमता की बात की जा रही है। आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। यूएसडीएमए ने साझा किया महत्वपूर्ण दस्तावेज। आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में ये सराहनीय पहल बताई जा रही है। इस बीच आपको बताते चले, उन्होंने बाढ़ प्रबंधन एसओपी, शीतलहर प्रबंधन एसओपी, एयर रिक्वेशन एसओपी, आपदा प्रबंधन हस्त पुस्तिका और राज्य आपदा प्रबंधन योजना की प्रतियां भेंट की है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि शत्रुघ्न सिंह ने यूएसडीएमए के प्रयासों की सराहना की है और सराहना करते हुए इन राज्य के लिए उपयोगी बताया है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर तमाम बातों का जिक्र किया गया। यूएसडीएमए के प्रयासों की सराहना की गई और सराहना करते हुए राज्य के लिए इसे बेहद महत्वपूर्ण बताया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।